हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था 1961 का, जो हम पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की, जहाँ पे हम ये समझ रहे थे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, स्लैब रेट्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगता है, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपीज को कितना टैक्स देना पड़ता है। ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था। कुछ कंसेप्ट्स थे जो उसके साथ रिलेटेड हैं और वो कंप्लीट नहीं हुए थे ऑब्वियसली, तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक रेट्स बताए थे। अब जो आगे का कैलकुलेशन है उसमें वो भी हम सीख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सरचार्ज की। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिगार्डिंग सरचार्ज। अब ये सरचार्ज एक्चुअली में क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअली में सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे। पहले अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP वाले ब्लॉक की, पहले हम इस ब्लॉक की बात करते हैं। तो सरचार्ज का मतलब कुछ एडिशनल टैक्स है। बेसिक मीनिंग आप इतना निकाल सकते हो कि व्हाट इज सरचार्ज। इट इज़ एडिशनल टैक्स। ये एडिशनल टैक्स उन लोगों पे लग रहा है जिनकी टोटल इनकम एक रेंज से हायर है। ठीक है, सरकार का यहाँ पे ये फंडा है, ये फॉर्मूला है उनका कि जितना इंसान ज़्यादा अमीर है, जितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, वो उतना ज़्यादा टैक्स दे। और जो लोग कम अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो कम टैक्स पे करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमने स्लैब रेट्स में भी देखा, अगर आपके ध्यान में हो तो 0 to 2.5 में ज़ीरो टैक्स, 2.5 से 5 लाख में 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20%, फिर 10 लाख से ऊपर जाए तो 30%। तो उनका आइडिया बहुत क्लियर है, द मोर यू अर्न द मोर यू पे। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो उतना आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे, और जितना आप कम अर्न कर रहे हो उतना आप टैक्स कम पे करोगे। मीन्स लोअर क्लास और मिडिल क्लास पब्लिक पे ज़्यादा टैक्स लगाने का उनका इंटेंशन नहीं है। जो हायर अर्निंग जो एक कैटेगरी है लोगों की इंडिया में, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना है। और कॉरपोरेट से तो करना ही ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। तो उस इंटेंशन से टैक्सेस जो हैं वो कंसिडर किए गए। अब स्लैब रेट्स एंड ऑल तो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आज हम ये देखने जा रहे हैं कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स गिनने के बाद भी एक और एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है। जैसे सपोज मैं कोई इंडिविजुअल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उन्होंने किस तरीके से इसको अप्लाई किया है वो आप समझो। टोटल इनकम इज द रेलेवेंट पैरामीटर। ठीक है, रेलेवेंट पैरामीटर क्या है? टोटल इनकम। टोटल इनकम इज द रेलेवेंट पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच सरचार्ज इज कंसिडर्ड टू बी एप्लीकेबल। ऐसा बोला कि अगर किसी भी इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, इनका अपने एग्जाम्पल ले रहे, मैं बार बार इंडिविजुअल बोलूंगा, आप समझ लेना। अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टोटल इनकम 0 से लेके 50 लाख रुपए के बीच में है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, ये इनकी लैंग्वेज है। मीन्स एग्जैक्ट 50 लाख होगा तो भी इसी रेंज में आएगा। ठीक है, अगर ये रेंज में है तो उनको कोई सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। सरचार्ज इज 0%, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगर किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, एक्सीड्स 50 लाख रुपीज, बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है। एग्जैक्ट 1 करोड़ हो तो भी चलेगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इनके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा और उसका रेट है 10%। अब ये 10% सरचार्ज किस पे लगेगा? टोटल इनकम पे लगेगा? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये आप ध्यान रखना। मतलब आपने जो स्लैब रेट से अभी टैक्स गिना होगा ना, उस टैक्स के अमाउंट पे 10% एडिशनल टैक्स। आप सोचो, टोटल इनकम पे अगर 10% लगा दिया तो बेचारा पे करने वाला लुट जाएगा। मतलब किसी की टोटल इनकम सपोज इसके बीच में कहीं है 80 लाख रुपीज़, तो 80 लाख पे 10% नहीं लगाना है, 8 लाख रुपए नहीं देना है। उस 80 लाख पे स्लैब रेट से जो टैक्स गिना था ना, उसके ऊपर 10% लगाना है। नो डाउट हम वो कैलकुलेशन भी करेंगे, हम एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लेंगे। अभी मैं जो फोकस कर रहा हूँ दैट इज ओनली ऑन द रेट्स। पहले रेट्स तो समझे, कंसेप्ट तो समझे, फिर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आएंगे। क्लियर? इसके बाद अगला पार्ट, अब ये 80 लाख वाला मैं एक बार हटा देता हूँ, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, आपको समझ में आ गया है वो। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ब्लॉक, अगर किसी की टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीज़ को एक्सीड कर जाए, बट सॉरी
एग्जैक्टली 1 करोड़ तो आएगा नहीं, 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए बट इट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, तो यहाँ पे इन्होंने सरचार्ज रखा है 15%। 15% किस पे? अगेन ऑन द टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? फिर इसके बाद जो अगला ब्लॉक है वो है 2 करोड़ से ऊपर अप टू 5 करोड़। ठीक है, इसमें सरचार्ज लगाया 25% ऑन टैक्स। और इसके बाद जो आखिरी ब्लॉक है उसमें बोला है 5 करोड़ से ऊपर, वहाँ पे सरचार्ज है 37 है या 37.5, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, इट इज़ 37%। ठीक है, 37% उन्होंने सरचार्ज का प्रोविज़न यहाँ पे कर दिया ऑन टैक्सेस। पहले ना इतने सारे रेट्स नहीं थे, पहले तो एक ही रेट था, फिर 2 रेट कर दिए, फिर सीधा 4 रेट कर दिए। तो अब ये जो इतना बाइफर्केशन आपको दिख रहा है ना, पहले तो सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर ही सरचार्ज होता था, एक ही रेट था। अब मैं वो पुराने रेट्स पे जा ही नहीं रहा हूँ, पहले 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज था, उसके नीचे नहीं था। फिर बोले 50 लाख से 1 करोड़ पे भी लगेगा, तो इनको भी सरचार्ज में लेके आए। फिर इनके लिए रेट 15%, इनके लिए 10%। अब बोला कि 1 करोड़ से ऊपर भी आगे कैटेगराइजेशन है, 2 से 5, 5 से ऊपर, इस तरीके से कैलकुलेशन है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये रेट्स जो है वो आपको याद करने होंगे। तो पहले आप रेट्स को याद करो अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ वो आपको एग्ज़ाम में देंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये रेट्स एप्लीकेबल है और आपको खुद उसको चेक करना पड़ेगा। तो उस तरीके से ही चलना है। तो ध्यान रखना कि रेट्स जो है वो आपको पता हो क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि सरचार्ज क्या होता है, कंसेप्ट मालूम पड़ा। देखो अब इनकी जो थियरी में लैंग्वेज है वो भी मैं बता देता हूँ, आप उसको भी एक बार रिलेट कर लो। देखो सरचार्ज में क्या बोला है, 10% ऑन द इनकम टैक्स। मैं खास बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि जो सरचार्ज लगता है वो टैक्स जितना कैलकुलेट हुआ स्लैब रेट से, उसके ऊपर एडिशनली लगता है, टोटल इनकम पे नहीं। ठीक है, तो अगर 50 लाख से ऊपर है आपकी इनकम, टोटल इनकम, तो फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी में 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। वैसे ही फिर ये नीचे के रेट्स हैं। अब ये जो एडिशंस, जो चेंजेस हुए हैं, दिस इज फ्रॉम फिनांस एक्ट 2019। तो ये AY 2021 के लिए इस तरीके के चेंजेस उन्होंने किए। अब आगे 21-22 में जो चेंजेस होंगे वो मैं जून वाले सेशन के लिए जब एक्सप्लेन करूंगा तब उसमें कवर होगा। अब दिसंबर के लिए तो यही रेट्स एप्लीकेबल है, मैंने क्लैरिफाई कर दी। ठीक है, तो ये आपको पता चला। अब वैसे ही ये जो रेट्स थे, ये तो ये फर्स्ट ब्लॉक वालों के लिए थे ना, इंडिविजुअल टू AJP। वैसे ही बाकी के एंटिटीज़ के लिए भी सरचार्ज के रेट्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम ही रेट्स होंगे। तो क्या रेट्स हैं उनके लिए पहले वो तो समझे हम। जैसे बात हो रही है फर्म्स, LLP एंड लोकल अथॉरिटी, इनके केस में सरचार्ज है 12%, सिंगल रेट 12%। कब? अगर इनकम, टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करे तो, मतलब अप टू 1 करोड़ इनके लिए कोई सरचार्ज नहीं है। तो जो 0 to 50 लाख वाला आपने ब्लॉक देखा, गायब। 1 करोड़ के ऊपर एक ही रेट 12%, फिर कितनी भी इनकम हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक कॉमन रेट जो है वो अप्लाई हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी का भी हिसाब कंप्लीट। अच्छा, अब आती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो इनके लिए भी मैं आपको रेट्स बता देता हूँ। देखो अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की, आप एक चीज़ याद रखना, डोमेस्टिक कंपनी में नॉर्मल टैक्स रेट कम है, 30%। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की, तो उनके लिए नॉर्मल टैक्स रेट ज़्यादा है, 40% बेसिक रेट। ठीक है, और फिर जब हम सरचार्ज की बात करते हैं तो सरचार्ज को इन्होंने 2 पॉइंट्स पे बाइफरकेट किया है। कैसे? वो कॉमन है दोनों के लिए, 0 to 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ से एक्सीड हुआ और अप टू 10 करोड़ गया तो एक रेट, और 10 करोड़ से ऊपर गया तो दूसरा रेट। इस तरीके से 2 सरचार्ज के रेट्स आपको दोनों सिचुएशंस में मिलेंगे। अब अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा बोला कि 1 करोड़ से जब इनकम एक्सीड करेगी और अप टू 10 करोड़ होगी, तो डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज जो लगेगा इट विल बी 7%। ठीक है, और यही जब टोटल इनकम डोमेस्टिक कंपनी की 10 करोड़ से ऊपर होगी तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा 12%। वही टोटल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे 12%। ठीक है, तो देखो आपको रेट्स तो पता चली गए, 7% और 12% ब्लॉक है वो भी पता चल गया। अब यही अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन कंपनी की, तो यहाँ पे जो रेट्स हैं
2% एंड 5%। देखो नंबर्स तो आपको याद रखने हैं, उसमें मैं कोई आपको लॉजिक नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इतना लॉजिक दे सकता हूँ याद रखने के लिए कि यहाँ पे मेन टैक्स का रेट कम है तो सरचार्ज के रेट्स कंपेरेटिवली हायर है। यहाँ पे मेन टैक्स का रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इनको ऑलरेडी लूट लिया, तो बोला कि ज़्यादा लूटेंगे तो फिर बेचारे भाग ही जाएंगे। वैसे ही फॉरेन कंपनी वाले चिल्लाते हैं इंडिया में कि गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेती है, तो इसलिए ये जो परसेंटेज है ना, इसको इन्होंने थोड़ा सा लोअर रखा है कंपेयर टू दिस, ताकि गवर्नमेंट भी अपने आप को डिफेंड कर सके इनके सामने कि देखो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 30 है, तो यहाँ पे देखो इनसे 7% 12% हम ले रहे हैं, आपके लिए देखो सिर्फ 2 और 5 रखा है, तो कुछ तो बेनिफिट आपको दिया ही है ना। तो ऐसा सुन के शायद फॉरेन कंपनी थोड़ा बहुत कन्विंस होगी कि टोटली बायस्ड नहीं है हमारी तरफ, ठीक है, ऐसा पॉइंट है। तो ये आपका जो रेट है सरचार्ज का वो हो गया कंपनीज के केस में, ये ध्यान रखना है। हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके लिए कॉमन है, 4% ही लगता है, और ये सबसे आखिर में लगाना होता है, मतलब सारे कंसेप्ट लगा लो, एट द एंड आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, विच इज़ बाय डिफॉल्ट, आप बोलो ना बोलो वो लगने ही वाला है, कैलकुलेशन में एंड में बताऊंगा, क्लियर। और कोई एंटिटी के लिए कुछ बचा हो तो देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए बोला है अगेन सरचार्ज 12%, सेम पॉइंट 1 करोड़ से ऊपर, तो आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, सबके लिए सेम कंसेप्ट, 1 करोड़ से ऊपर जाए तो 12% सरचार्ज, ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ इसके अंदर बोला हुआ नहीं है। अब जो नीचे रेट नहीं था मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं सरचार्ज समझाने के बाद उस पॉइंट पे आऊँगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक ऐसा रेट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास एक हथियार के तौर पे रखा है कि कभी अगर आप उनसे पंगे लो और उनको ज़रूरत पड़े आपके ऊपर कोई टैक्स इम्पोज करने की, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वो आपसे वसूल कर सके, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाते हुए, क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ कुछ मैनिपुलेशन की है, तो वो ये रेट लगा सकते हैं आपके ऊपर, ऐसा होगा आगे हम पढ़ेंगे। तो टैक्स रेट 30% क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट स्लैब रेट वही है उनके पास, हमने देखा ना 5, 20, 30%। सरचार्ज भी उन्होंने हाईएस्ट लगाया है क्योंकि मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है, इंक्रीमेंटल रेट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। सरचार्ज में मैंने आपको अभी बताया रेट्स 10% से शुरू होते हैं, फिर 15% पे जाते हैं, फिर 25 पे जाते हैं, फिर 37 पे आते हैं, तो 37% सरचार्ज इज द मैक्सिमम पॉसिबल, तो वो यहाँ पे लगेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपको एक इफेक्टिव रेट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार वो इफेक्टिव रेट भी बता ही देता हूँ, तो आप वहाँ पे उसको लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है। जो इफेक्टिव रेट यहाँ पे होगा 30 प्लस 37% लेना होगा आपको, और अगेन प्लस 4% लेना होगा। इफेक्टिवली यू विल गेट 42.744%। अब मैं इसको वापस गिनवा देता हूँ, 30 प्लस 37% प्लस 4%, हाँ ये उसके ऊपर प्लस 30 हो जाएगा, 42.744, दिस इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट इफेक्टिवली, ठीक है। तो ऐसा नहीं 30 प्लस 37 67, 67 प्लस 471, भाई ऐसा दिमाग मत लगाना। 37% ऑफ 30%, मतलब 30 को आप होल नंबर रखो, उस पर 37%, 30% का 37% ऐसे जोड़ना है, तो वो आएगा 11 पॉइंट समथिंग, और फिर उस टोटल पे वापस 4% ऑफ दैट, तो फिर वो इफेक्टिवली आएगा 42.744। आपको कुछ नहीं करना है, कैलसी पे 30 ले लो, 30 के ऊपर 37% जोड़ दो, ऐड कर दो, 41 हो गया, प्लस अगेन 4% जोड़ के ऐड कर दो, तो इफेक्टिवली आपका रेट आ जाएगा 42.744%। आ गया समझ में। तो इसके साथ आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग सरचार्ज वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, इट इज़ रिगार्डिंग मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ आपको अब देखना है कि ये होता क्या है। सरचार्ज के बारे में मैंने जो आपको बताया ही, आई होप आपको यहाँ तक तो पूरा समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। अब जब मार्जिनल रिलीफ हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो सरचार्ज के बेसिस पे ही होता है, मतलब अगर किसी को मार्जिनल रिलीफ समझना है और वो सोचता है कि मैं सरचार्ज को पढ़े बिना समझ लूँ, वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना देख लेते हैं, विच इज़ रिगार्डिंग मार्जिनल रिलीफ। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं मार्जिनल रिलीफ।
ठीक है, सरचार्ज हमने देख लिया। अब बेस्ट तरीका ये है कि इसका एक एग्जांपल ले लें जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज ऐसा कुछ है कि एक मिस्टर ए है, इसकी एज है 35 ईयर्स, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, ये सारा डेटा अवेलेबल है, और इसकी टोटल इनकम दे रखी है 51 लैक्स। ठीक है, ये अपने अमाउंट ले लेते हैं। अब किसी की इनकम 51 लैक्स हो तो पहले स्लैब रेट से गिनना तो पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन भी नहीं है, तो ब्लॉक्स में हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टैक्स आना चाहिए। तो देखो 0 to 2.5 लैक्स पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसको 0 टैक्स पे करना है, वो आपको मालूम है। अच्छा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में इसको 5% टैक्स पे करना है, वो रेट भी हमें पता है। तो ये अमाउंट है कितना, 2.5 लाख रुपए का गैप हो रहा है पूरा, तो 2.5 लाख रुपए पे 5%, ये अमाउंट हो रहा है 12,500 रुपीज़। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स का रेट है 20%, तो वो अगर आप गिनेंगे तो हो जाएगा 1 लाख रुपए। ये जो पूरा गैप है 5 लाख से 10 लाख मतलब 5 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर 20% टैक्स रेट। अच्छा, 10 लाख से ऊपर जब बढ़ते हैं हम 51 लाख तक, तो ये जो पूरा गैप हो रहा है दिस इज अ मार्जिन ऑफ 41 लाख रुपीज़। 41 लाख रुपीज़ पे 30% टैक्स लगेगा, तो इट विल अमाउंट टू 12,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये रेट आपके सामने है। अब हम करते हैं इसका टोटल। ₹13,42,500। तो ये अमाउंट आपके सामने आ गया कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कितना बनता है। अब सरचार्ज का जो कंसेप्ट है, सरचार्ज का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन द टैक्स लायबिलिटी। आया ये समझ में? तो टैक्स लायबिलिटी क्या है, यही तो है टैक्स पेएबल। ठीक है, और इसके ऊपर सबसे पहले लगेगा सरचार्ज। रेट है आपका 10%। 10% किसका, टैक्स लायबिलिटी का, तो ये हो जाएगा 1,34,250 रुपीज़, एग्जैक्टली 10%। अब इसको भी जोड़ दो, इसको जोड़ने के बाद अमाउंट क्या आ रहा है, ये आएगा 14,76,750 रुपीज़। आप मेरे साथ कैलकुलेटर पे इसको गिनते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है मार्जिनल रिलीफ का, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं कि भाई क्या चक्कर है, मार्जिनल रिलीफ कब से बोले जा रहे हो, कुछ मतलब बता दो तो एक बार के लिए झंझट खत्म हो जाए। देखो अब आप लॉजिक समझा, देखो हुआ क्या। अच्छा, ये जो मैंने गिना ना, ये पूरा टैक्स, मैं इसका एक और पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सपोज अगर टोटल इनकम 51 के बदले 50 लाख रुपीज़ होती तो टैक्स लायबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता, ये गिनना ज़रूरी है, बिकॉज कंसेप्ट यहीं से अराइज होगा। देखो हुआ ये है कि 50 लाख के आसपास इनकम आई है, थोड़ी सी ऊपर, 50 लाख से 1 लाख ऊपर, तो बिकॉज हमारी टोटल इनकम एक्सीड की 50 लाख रुपए से, तभी ये सिचुएशन अराइज हुई ना कि सरचार्ज लगा। अगर एग्जैक्ट 50 लाख की इनकम होती या उससे कम होती तो सरचार्ज लगता क्या, नहीं लगता। ठीक है, तो सपोज अगर 50 लाख की इनकम है तो सपोज टैक्स कितना है वो एक बार कैलकुलेट करते हैं। देखो ये ब्लॉक में तो जीरो ही रहेगा, सेकेंड ब्लॉक में भी 12,500 ही रहेगा, 5 लाख से 10 लाख वाला जो ब्लॉक है उसमें भी 1 लाख तो उतना ही रहेगा। अब ये जो 10 लाख से 51 लाख था वो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख से 50 लाख, मतलब जो गैप है वो कितना है, 40 लाख। 40 लाख पे आप 30% गिनोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आना चाहिए 12 लाख रुपए। अब मैं पूरा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, इतना तो समझ में आएगा। इसको ऐड कर लो, 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, ये अमाउंट बन रहा है 13,12,500। क्लियर? अच्छा, इसमें कोई सरचार्ज तो ऐड होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज लगता ही नहीं है, तो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी भी तो आपकी यही रहेगी ना, 13,12,500 रुपीज़। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉइंट ये है कि सरचार्ज की वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। मतलब जो सरचार्ज है
वो यहाँ पे लग रहा है 51 लाख में और इसमें नहीं लग रहा है। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 13,12,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ के हो गई 14,76,750। मुझे यहाँ पे एक इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है टू द अमाउंट ऑफ 1,64,250 रुपीज़। दिस इज इंक्रीमेंटल टैक्स। इतना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मेरी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर है। अब देखो मेरी इनकम 50 लाख से कितनी ऊपर है वो भी तो समझ लो, कंसेप्ट वहीं से शुरू होगा। इंक्रीमेंटल इनकम 50 लाख से कितनी ऊपर है, 1 लाख ही तो ऊपर है, तो मेरी इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है 1 लाख। मतलब मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्या कमा लिया, सरकार ने मेरे ऊपर इतना एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। आपको ये डिफरेंस दिख रहा है 13,12,000 वाला और 14,76,000 वाला। तो जस्ट बिकॉज आई अर्नड 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, I have to pay an incremental tax of 1,64,250 रुपीज़। ये काय का मैच है, समझ ही नहीं आया यार। कोई भी सोचेगा कि यार ये तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने फिर 51 लाख रुपए की इनकम दिखा के गलती की है। कहीं से अगर मैं 1 लाख रुपए का खर्चा डाल देता या इनकम छुपा लेता या कैश में चार्ज कर लेता तो मेरा तो 1,64,250 रुपीज़, 1,64,250 इतना अमाउंट का टैक्स सेव हो जाता। तो मैंने तो फिर गलती कर दी ना, अपनी इनकम 51 लाख दिखा के, मुझे दिखानी नहीं चाहिए थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपसे टैक्स ले लिया जाए? मतलब ये जो पॉइंट है 51 लैक्स का, उस पर आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम क्या कमा ली, आपके ऊपर जो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी उन्होंने लगा दी वो तो इतनी हो गई 164,250। मतलब जितना कमाओ उससे ज़्यादा टैक्स भरो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब सपोज मुझसे या आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने 1 लाख रुपया कमाया है एक्स्ट्रा, उस 1 लाख में से आप कितना टैक्स देना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दोगे? अब आपकी मर्जी है, आप कितना भी परसेंटेज बोल सकते हो। आप भी थोड़े कंजूस लेवल के बार्गेनर निकले, आपने बोला 5%, फिर मैं बोला 5%, बोले आपने बोला चलो 10%, फिर बोला सिर्फ 10%, आपने बोला 20%, और कितना लोगे? मैं बोलूँगा हाईएस्ट स्लैब रेट भी 30% है, तो आप बोलोगे चल भाई 30 ले ले, बाकी का तो छोड़ दे। अब मैंने आपके सर पे रख दी बंदूक गन पॉइंट पे, अब बोलो कितना टैक्स दोगे? आप फिर भी बार्गेनर, आपने बोला 50, ठीक है 50%। आपने जैसे ही 50% बोला ना, मैंने वो ट्रिगर जो होता है मूवीज़ में नहीं दिखाते, आवाज़ आती है, वो ट्रिगर मैंने पुल कर लिया और गन जो लॉक थी ना उसको अनलॉक करके आपके सिर पर लोड कर दिया। अब आपको टेंशन हो गया कि यार बार्गेन के चक्कर में ना जान जाएगी। आपने बोला भाई पूरा ले लो, पूरा 1 लाख रुपए आपका 100% मैं आपको टैक्स देता हूँ, और बोलो अब क्या करूँ, जेब से भी निकाल के पैसे दे दूँ क्या? अब मैंने बोला यार ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो क्या मांग सकता हूँ। अब इसके बाद तो मैंने गोली मार भी दी ना, तो आप भी बोलोगे तेरे को मारनी मार दे, जेब से थोड़ी ना पैसे दूंगा। 1 लाख कमाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए दूंगा, और कितने दूंगा? तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मुझे भी अग्री करना ही पड़ेगा ना, भले गन मेरे हाथ में, स्टिल कुछ तो बोलते हैं ना, एक शराफत वाली चीज़ होनी चाहिए, भले गुंडागर्दी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट वैसा आ गया कि गवर्नमेंट को भी अग्री करना पड़ेगा कि यार किसी से कमाने से ज़्यादा टैक्स तो मांग नहीं सकते। अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है और हम उससे 1,64,000 टैक्स मांगेंगे तो क्यों भरेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे कितना टैक्स मांगा जा सकता है, जितना उसने कमाया, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे सरकार ने बोला जब 1 लाख दे सकते हो ना, आप गन पॉइंट पे दे रहे हो ना, तो दे दो 1 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, अब हम भी सोचेंगे ले लो 1 लाख रुपए, क्या बोल सकते हैं। बाकी का जो अमाउंट है 64,250 जो एक्स्ट्रा है, मतलब जो और ऊपर मांग रहे थे 1 लाख से भी ऊपर, जो जेब से जा रहा था, उस अमाउंट का वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। आई ये बात समझ में? तो 1 लाख रुपए आपकी इंक्रीमेंटल इनकम के कंपैरिजन में जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स आपसे मांगा जा रहा है उतना वो आपको रिलीफ दे देंगे। मतलब है तो बदमाश, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शराफत दिखा देंगे कि चलो ठीक है, हम भी समझते हैं यार लूटने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा तो क्या लूटें, जितना कमाया उतना ही लूटेंगे ना। हाँ, तो आपका 1 लाख तो पूरा गया, लेकिन ऊपर का 64,250 जो है वो आपको रिलीफ मिल जाएगा। आ गया समझ में? कंसेप्ट वापस समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला वाइज मत चलो, लॉजिक वाइज चलो। लॉजिक सिर्फ इतना है कि अगर मेरी इनकम, ये जो मेरी इनकम है 51 लाख रुपीज़, ये ऐसे पॉइंट पे है कि जिसके लेफ्ट साइड पे कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सरचार्ज का रेट या तो चेंज होता है या सरचार्ज उस तरफ लगता था, नहीं लगता था, और इस तरफ लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है ना कि ये जो 50 लाख रुपीज़ वाला पॉइंट है, मतलब 0 to 50 लाख और 50 लाख to 51 लाख,
50 लाख एक ऐसा पॉइंट है जिसके इस तरफ सरचार्ज एप्लीकेबल है बट दूसरी तरफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, तो दिस इज द पॉइंट विच क्रिएट्स अ डिफरेंस। और मेरी इनकम 50 लाख के बहुत करीब है, तो मुझे ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि कहीं मेरे को रिलीफ मिलना चाहिए, कहीं मैं एलिजिबल तो नहीं हूँ ये 64,000 का रिलीफ मांगने के लिए। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं 50 लाख रुपए के कंपैरिजन में सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, और उस वजह से मुझ पे सरचार्ज लग रहा है, और सरचार्ज लगने की वजह से जो टैक्स लायबिलिटी मेरी बढ़ गई वो है 1,64,250, जो किसी भी रीज़न से मुझे पे करने के लिए लायबल होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना चार्ज कर लो जितना मैंने कमाया, बाकी का तो छोड़ दो। तो बाकी का वो रिलीफ आपको दे रहे हैं 64,250 रुपीज़ का। आया समझ में? अब आगे सम भी तो कंप्लीट करें, फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी तो कैलकुलेट करनी है। देखो, जो टैक्स मेरा लग रहा था अभी तक, मैं तो 51 लाख कमा रहा हूँ ना, मेरी एक्चुअल इनकम तो ये वाली है। ये तो सिर्फ मैंने एक वो डमी कैलकुलेट किया था सिर्फ रेट निकालने के लिए। मेरा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अभी आई थी 14,76,750। हम इस पॉइंट पे थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, आप उसको वहाँ से कंटिन्यू कर लेना। जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है एक्चुअल में, टैक्स प्लस सरचार्ज, ये है 14,76,750 रुपीज़। इसमें से मुझे मिलेगा मार्जिनल रिलीफ कितना, 64,250। बचा कितना वो देख लो, 14,76,750 माइनस 64,250, तो ये हो गया 14,12,500। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो, हमने जो 50 लाख के ऊपर टैक्स की ना था ना, वो आ रहा था 13,12,500। मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखा देता हूँ, आप कंपेयर कर लो। ठीक है, दिख रहा है 13,12,500 50 लाख पे जो टैक्स आ रहा था, और अब रिलीफ के बाद मैं कितना भर रहा हूँ 14,12,500। देखो इन दोनों में गैप कितना है, गैप है एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का। ये वही 1 लाख रुपए हैं जो आपने एक्स्ट्रा कमाए ओवर एंड अबव 50 लाख रुपीज़, वो आपसे इन्होंने छीन लिए और आपको कुछ नहीं मिला। वो 1 लाख तो पूरा वही ले गए। तो इन शॉर्ट अगर आप वो 1 लाख नहीं भी दिखाते तो बच जाता आपका टैक्स, लेकिन 1 लाख आपने दिखाया ना, गवर्नमेंट ले गई। कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, आगे का कैलकुलेशन भी समझे। ये जो मेरा अमाउंट आया ना, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, 14,12,500। इसके ऊपर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इसका 4%, इसका 4% होगा 56,500 रुपीज़। इसको टोटल कर दो, इट अमाउंट्स टू 14,69,000। और देख लेने का कि इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10 है कि नहीं, नहीं है तो राउंड ऑफ कर दो, और अगर है तो फिर फाइनली आपका ये आंसर है। दिस इज़ योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आया समझ में लॉजिक पूरा? तो ऐसे कैलकुलेशन होता है कहीं ना कहीं मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट का। अब ये तो मैंने आपको एक सम करवाया है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ऑब्वियसली इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे और थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल आज के लिए, इस लेक्चर के लिए एक बार इतना काफ़ी है। मैं आपको ये चीज़ वापस से पढ़ाना चाहता हूँ इन अ फ्रेश लेक्चर। ठीक है, तो जब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं इसी पॉइंट से वापस से शुरुआत करूँगा विथ अ न्यू एग्जाम्पल, अगेन अ न्यू पॉइंट, और फिर से हम पूरा सम गिनेंगे। तो एक बार अभी आप इसको वापस से लिख के प्रैक्टिस करो अपने एंड से कि आपको कितना रियलाइज़ हुआ, ये कितना समझ में आया। और जो कुछ भी क्वेरी रहेगी कि सर इसमें ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, मुझे पता है, बट नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं नए एग्जाम्पल के साथ वापस शुरुआत करूँगा तो आपको रिमेनिंग पॉइंट्स और कुछ नए पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे, और आपका ये कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा, क्योंकि दोबारा आप इसको सीख पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, यहीं इसको एंड करते हैं। सरचार्ज मैंने आपको समझा दिया, मार्जिनल रिलीफ का एक आपको पूरा उसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया। फिर से आगे इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।